हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारा पूरा का पूरा गांव जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां सिर्फ असुविधाएं ही असुविधाएं हैं। यहाँ मेरे गांव के आसपास ना तो कोई अच्छा सा अस्पताल है और ना ही कोई अच्छा सा कॉलेज। बस पढ़ाई के लिए मेरे गांव में एक सरकारी स्कूल को बना दिया गया है, जहां पढ़ाई के नाम पे बच्चों का सिर्फ टाइम पास करवाया जाता है। खैर, ये तो हो गई हमारे गांव की जानकारी। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ खास जानकारियां देता हूं। मेरी उम्र 25 साल है और मैं पेशे से एक मछुआरा हूं। मैं यहाँ अपने ही गांव के नदी तालाब में जाकर मछलियां पकड़ने का काम किया करता हूं। इसी के साथ मेरा खुद का एक तालाब है, जिसमें मैं मछलियों को पालता हूं और फिर उसे मार्केट में बेचता हूं। इसी तरह मैं यहाँ मछलियां पकड़ने का काम किया करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर परिवार चलाने के लिए सबसे अच्छा काम यही लगा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और इसका कारण शायद यह है कि जब मेरे पिताजी मुझे बचपन में स्कूल पढ़ने के लिए भेजा करते थे, तब मैं स्कूल से भाग जाया करता और फिर अपने कुछ दोस्तों के साथ यही के पास के तालाब में नहाने के लिए चला जाया करता। अब था तो वो सरकारी स्कूल, जिस वजह से वहां के टीचर भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया करते। इसी तरह समय बीता और मुझे धीरे धीरे मछलियां पकड़ने का शौक चढ़ता गया। पर कहते हैं ना कि जब आप ऐसे छोटे मोटे कामों को करते हैं तब आपकी इज्जत नहीं होती। मेरे घर वाले जो मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पर सभी लड़कियां या फिर उनके रिश्तेदार मुझे रिजेक्ट कर दिया करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या खराबी है। भले ही मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, पर मैं मछलियों को बेचकर पैसे तो अच्छे खासे कमा रहा हूं ना। मैं यहाँ दिन के लगभग 1500 से 2000 रुपए कमा लेता हूँ। अब क्या चाहिए? जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और मैं पैसे तो कमा ही रहा हूँ। वो फिर चाहे मैं मछलियां पकड़ कर कमाऊं या फिर कोई अच्छा सा जॉब करके, क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह मुझे यहाँ सभी लड़की वाले रिजेक्ट कर दिया करते हैं और मेरे घर वाले जो मुझसे बार बार कहा करते हैं कि बेटा तू शहरों में जाकर कोई अच्छा सा जॉब कर ले, तभी तुम्हारी शादी हो पाएगी। पर मैं उनसे कह दिया करता हूँ कि देखिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप देखना, जब मेरे पास अच्छा घर और अच्छी गाड़ियां होगी ना, तब ये लड़कियां या फिर उनके रिश्तेदार मेरे मछलियां पकड़ने वाले काम को नहीं देखेंगे। इसी तरह मैं यहाँ पूरे 2 सालों से मछलियां पकड़ने और उसे बेचने का काम करता आ रहा हूँ। मैंने यहाँ अपने ही गाँव के बाहर एक बड़ा सा तालाब बनवा रखा है, जिसमें मैं मछलियों को पालता हूँ। वहीं तालाब के पास ही एक लकड़ी का घर बना हुआ है, जिसमें मैं रहा करता हूँ। शहर से व्यापारी आते हैं, मछलियों के व्यापारी आते हैं और वो मेरे पास से मछलियां खरीद कर लेकर जाते हैं। पर एक दिन जब मैं शाम के वक्त वहीं तालाब के पास वाले लकड़ी के घर में था, तब शहर से व्यापारी आया था और वो कुछ मछलियां खरीदने के बाद कहने लगा, दीपक, मुझे छोटे छोटे मछलियों की जरूरत है। देसी मछलियां जो तालाब में पाई जाती है ना, जिसे पाला नहीं जाता, जो अपने आप पानी में पलते हैं, मुझे ऐसी मछलियों की जरूरत है। क्या तुम मुझे ऐसी मछलियां लाकर दे सकते हो? वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी उनसे कहने लगा, फिर तो मुझे यहाँ तालाब में जाकर मछलियां पकड़ना होगा, यहाँ के नदियों से मछलियां पकड़ कर लाना होगा। कितनी मछलियों की जरूरत है आपको? तो उनका कहना था लगभग 20 केजी। मुझे 20 केजी ऐसी छोटी छोटी मछलियां चाहिए, देसी मछलियां। कल शाम तक अगर तुम ऐसी मछलियों का व्यवस्था कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी उनसे कहने लगा, ठीक है, कल शाम को चाहिए ना आपको, हो जाएगा। फिर वो व्यक्ति भी अपने गाड़ी को लेकर शहर की ओर बढ़ चला और मैं वहीं अपने लकड़ी के घर में बैठा सोचने लगा, 20 केजी छोटी छोटी मछलियां कहाँ से इंतजाम कर पाऊंगा मैं? यहाँ के तो सभी नदी तालाब सूख चुके हैं। यहाँ बस एक ही तालाब ऐसा है जिसमें कि पानी अभी भी होगा। वो तालाब यहाँ जंगल के घने वाले इलाके में है, लेकिन गाँव वालों का तो कहना है कि उस तालाब के आसपास भूत प्रेतों का बसेरा है। वो तालाब काफी ज्यादा गहरा है, जिस कारण उस तालाब में पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन उस तालाब के आसपास भूत प्रेतों का बसेरा है जो इंसानों को जान से मार डालते हैं। क्या करूं? मैं उस तालाब में मछलियां पकड़ने जाऊं या ना जाऊं? मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने आप पे हंसी आने लगी। क्या यार, मैं भी ऐसी कही कही गई बातों पर यकीन कर रहा हूँ? यकीनन ये गांव वालों की कही कही गई बातें हैं और ये एक अफवाह से बढ़कर कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ इस जंगल में मेरे तालाब बनाने से पहले, इस तालाब के पास इस लकड़ी के घर को बनाने से पहले भी तो गांव वाले कहा करते थे
कि इस जंगल में खूबसूरत डायन का बसेरा है जो इंसानों को मारकर उसका खून पी जाती है, लेकिन मुझे यहाँ तो 2 सालों से कोई भी ऐसी डायन दिखाई नहीं पड़ी। मैं यहाँ कई बार रात के वक्त जगकर भी देखा हूँ, कई बार रात के वक्त इस लकड़ी के घर से बाहर निकल कर भी देखा हूँ, लेकिन यहाँ इस जंगल में आसपास कोई खूबसूरत डायन तो क्या, कोई बदसूरत डायन भी मुझे दिखाई नहीं पड़ी। मैं भी कैसे गांव वालों की कही कही की बातों पर यकीन कर रहा हूँ। जाऊंगा, कल सुबह होते मैं उस तालाब में जाऊंगा। वो तालाब जंगल के घने वाले इलाके में बसा हुआ है, जिस कारण वहाँ कोई भी मछुआरा मछलियां पकड़ने नहीं जाता। यकीनन उस तालाब में बहुत सारी मछलियां होंगी और मैं उसे पकड़ कर लेकर आऊंगा। यही सोचते हुए मैं अपने बेड पर जाकर लेट गया और फिर कुछ ही देर में मेरे चाचा जी उसी लकड़ी के घर में खाना लेकर आ चुके थे। मैं भी फटाफट खाना खाया और तब चाचा जी मुझसे कहने लगे, बेटा सोने से पहले इस लकड़ी के घर के दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेना, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता है। वो इतना बोलते हुए अपने बाइक को लेकर फिर से घर की ओर बढ़ चले। मैं भी उसी लकड़ी के घर में वो जो बेड लगा हुआ था उसी बेड पर जाकर लेट गया। मैं उस घर के दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया था और बेड पर लेटा मैं अपने फोन में पिक्चर देखने लगा। वहां कहीं दूर से भेड़ियों और सियार की रोने की आवाजें मेरे कानों पर साफ साफ पड़े जा रही थी, लेकिन मुझे यहाँ रहते रहते जैसे आदत सी पड़ गई थी। मुझे अब ऐसी आवाजों से डर नहीं लगा करता। ऐसे ही कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई और मेरी नींद खुली सुबह के वक्त। सुबह उठते मैं अपने बाइक को लेकर घर पहुंचा, वहां खाना खाया और फिर मछलियां पकड़ने वाले कुछ जरूरत के सामानों को लेकर अपने बाइक से जंगल के घने वाले इलाके की ओर बढ़ चला, जहां पर वो तालाब है। वहां जंगल के बीच पगडंडी वाला रास्ता बना हुआ था। वो पतला सा रास्ता था और मैं उसी रास्ते पर अपने बाइक को चलाता हुआ आगे बढ़े जा रहा था। कुछ ही देर में मैं उस तालाब के पास भी पहुंच गया और वहां तालाब के पास पहुंचते ही मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ इस तालाब के आसपास बहुत सारे ऊंचे घने पेड़ थे। ये पेड़ इतने घने थे कि यहाँ दिन के वक्त भी जैसे अंधेरा सा छाया हुआ था। दिन के लगभग 9 बजे का समय था। आसमान में सूरज निकल चुका था, लेकिन यहाँ जमीन पे, तालाब के पास जमीन पे सूरज की रोशनी भी जैसे बहुत ही मध्यम सी पहुंच पा रही थी और मुझे वहां थोड़ा थोड़ा डर लगे जा रहा था। लेकिन फिर भी मुझे मछलियां तो पकड़ना था। अब मैं यहाँ पे पहुंच ही आया हूँ तो मैं मछलियां पकड़ कर ही रहूंगा। यही सोचते हुए मैं अपने मछलियां पकड़ने वाले जाल को निकाला और तालाब में फेंकना शुरू कर दिया। मैं वहां लगभग दिन के 4 बजे तक बहुत सारे मछलियों को पकड़ चुका था, लेकिन अब ये आखिरी बार था जब मैं उस जाल को उस तालाब में डाला था मछलियों को पकड़ने के लिए। लेकिन जब मैं आखिरी बार अपने जाल को तालाब से खींचा तब वहां जाल में कुछ मछलियों के साथ एक बोतल भी था। ये सफेद रंग का बोतल था जो कि थोड़ा थोड़ा चमक रहा था और मैं उस बोतल को जाल से निकालकर अपने हाथ में पकड़कर देखने लगा। ये बोतल क्या है? ये बोतल तो थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, लेकिन जब मैं उस बोतल को गौर से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उस बोतल के अंदर कुछ तो है जो कि इधर से उधर मूव कर रहा है। उस बोतल में सफेद रंग सा कोई आकृति बन रहा था जो कि इधर से उधर मूव कर रहा था और मैं उसे देखते ही थोड़ा सा डर गया। मैं सोचने लगा कहीं ये जीनी तो नहीं, क्योंकि मैं फिल्मों में देख चुका हूँ। फिल्मों में ऐसे ही तो मछुआरा मछलियां पकड़ता है और उसके जाल में कोई चिराग या फिर ऐसा बोतल फंसता है और उसके अंदर जिन होता है, भूत प्रेत होते हैं। क्या करूं? मैं इस बोतल के ढक्कन को खोलूं या फिर इसे फिर से तालाब में फेंक दूं? नहीं, मैं इसे खोल कर देखता हूँ। इस बोतल के ढक्कन को खोल कर देखता हूँ। हो सकता है इसके अंदर कोई जिन हो और वो मेरी मनोकामना को पूरी करे, क्योंकि मैं फिल्मों में तो कई बार देख चुका हूँ ऐसे बोतल से जिन निकलता है और वो हमारी मनोकामना को पूरी करता है। हो सकता है इस बोतल के अंदर भी कोई जिन हो, कोई भूत प्रेत ही हो जो मेरी मनोकामना को पूरी करे। यही सोचते हुए मैं इस बोतल के ढक्कन को खोलने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात का डर और भी था कि कहीं इस बोतल के अंदर कोई बुरा जिन या फिर कोई बुरा भूत प्रेत कैद हुआ तो मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। नहीं, वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? मैं तो उसे आजाद कर रहा हूँ। यही सोचते हुए मैं इस बोतल के ढक्कन को खोल दिया। उस बोतल के ढक्कन को खोलते ही उसे जैसे थोड़ा सा धुआं जैसा, उस बोतल से थोड़ा सा धुआं जैसा बाहर आया था और मैं वहां अपने सर को आसपास घुमा कर देखने लगा। कहाँ गया वो जिन जो कि इस बोतल से बाहर निकला है? मैं वहां अपने सर को आसपास घुमा घुमा कर देख रहा था कि वो जिन यहीं कहीं आसपास होगा, लेकिन वहां मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मैं लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही आसपास देखता रहा, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब मैं सोचने लगा क्या यार, मैं भी ये बोतल बहुत दिनों से बंद था, जिस कारण इस बोतल के अंदर गैस भर गई होगी, और जब
मैं उस बोतल के ढक्कन को खोला था तब वही गैस बोतल से बाहर आई होगी। मैं यही सोचते हुए मछलियों को उठाकर अब अपने उस लकड़ी के घर की ओर निकलने वाला था, क्योंकि वहाँ वो व्यापारी भी कुछ ही देर में पहुंच ही जाएगा। मैं यही सोचते हुए अपने मछलियों को उठाकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी वहां के सारे पेड़ काफी तेजी से हिलना शुरू हो गए थे। यहाँ काफी तेज तेज हवाएं चले जा रही थी और मैं थोड़ा सा हैरान होने के साथ साथ डर भी गया था। आखिर इतनी तेज हवाएं अचानक से कैसे चलने लगी? मैं यहाँ सुबह से हूँ, सुबह से तो यहाँ पर जैसे थोड़ा थोड़ा सा मध्यम सा हवाएं चले जा रही थी, लेकिन अभी शाम के वक्त इतनी तेज हवाएं अचानक से कैसे चलने लगी? मैं थोड़ा सा घबरा गया था और इसी कारण मैं जल्दी से अपने मछलियों को लेकर बाइक से अपने लकड़ी के घर की ओर निकल पड़ा। शाम का समय था और मैं अपने बाइक को चलाता हुआ उसी पगडंडी वाले रास्ते से जंगल से बाहर की ओर निकल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये तेज हवाएं मेरे साथ साथ ही चले आ रही है। यहाँ इस पगडंडी वाले रास्ते के किनारे किनारे बहुत सारे ऊंचे घने पेड़ थे और जैसे जैसे मैं अपने बाइक को चलाता हुआ आगे बढ़े जा रहा था वैसे वैसे यहाँ के ये पेड़ हिले जा रहे थे। यहाँ के ये पेड़ तेज हवाओं के कारण इतने ज्यादा नहीं हिल रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ तो था, कोई तो था जो कि पेड़ों को हिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई विशालकाय बंदर है जो मेरे साथ साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे मारते हुए आगे बढ़े जा रहा है। यह देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया। मैं अपने बाइक की रफ्तार को बढ़ा दिया और मैं अपने बाइक को काफी तेजी से भगाता हुआ जंगल से बाहर निकला। मैं अपने लकड़ी के घर के पास पहुंचा और जब मैं अपने लकड़ी के घर के पास पहुंचा तो मुझे थोड़ा सा ढाढ़स मिला। वहां वो व्यापारी आया हुआ था जो मेरे ही इंतजार में खड़ा था। वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो मुझसे कहने लगा, बहुत अच्छे, तुम मछलियां पकड़ कर ले आए, ये लो तुम्हारे पैसे, लेकिन कल फिर से तुम्हें मछलियां पकड़ना है। ऐसी ही छोटी छोटी मछलियां, देसी मछलियां मेरे लिए पकड़ना है। देखो, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे ज्यादा दूंगा। बताओ, क्या तुम मुझे ऐसी मछलियां पकड़ कर दे सकते हो? वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं डरा हुआ था। अब मैं फिर से उस तालाब के पास नहीं जाना चाहता था। मैं उस व्यक्ति से कहने लगा, नहीं, मैं आपको ऐसी छोटी मछलियां नहीं दे पाऊंगा। आपको ये पाला हुआ मछलियां, ये बड़ी मछलियां चाहिए तो बताइए। मैं ऐसा उस व्यक्ति से कह रहा था और वो मुझसे कहने लगा, यार 3 दिन, सिर्फ 3 दिन मुझे ये छोटी मछलियां दे दो, क्योंकि मैंने किसी बड़े व्यक्ति का ऑर्डर ले रखा है। उन्हें ऐसे ही छोटी छोटी मछलियां चाहिए और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। देखो, मैं तुम्हें ऐसी छोटी मछलियों के बदले काफी अच्छे पैसे दे सकता हूँ, यार मान जाओ। वो व्यक्ति मुझसे बार बार जिद किए जा रहा था और मैं उनसे कहने लगा, ठीक है, मैं कोशिश करके देखूंगा, लेकिन मैं आपको भी यह पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि मैं आपको कल छोटी मछलियां दे ही पाऊंगा। मैं ऐसा उस व्यक्ति से कह रहा था और वो जिद किए जा रहा था, यार कुछ भी करके तुम्हें लाना है, कल तुम्हें ऐसी छोटी मछलियां लाना है। वो इतना बोलते हुए वहां से अपने गाड़ी को लेकर चला गया था। वो आज की छोटी मछलियों को लेकर चला गया था और मैं अपने लकड़ी के घर में जाकर आराम करने लगा। कुछ ही देर में मेरे चाचा जी मेरे लिए खाना लेकर आ गए। मैं खाना खाया और आज फिर चाचा जी मुझे कुछ सलाह देते हुए बाइक को लेकर घर की ओर बढ़ चले। मैं फिर से उसी लकड़ी के घर में बेड पर जाकर लेट गया। रात के लगभग 8 बजे का समय था। यहाँ हवाएं काफी तेज तेज चले जा रही थी, जिस कारण यहाँ आसपास के पेड़ों के पत्ते काफी तेजी से हिले जा रहे थे। लेकिन आज मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। यहाँ दूर से भेड़ियों की रोने की आवाज जो मेरे कानों पर पड़ रही थी। यहाँ के पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे और मैं इसी हर एक घटना को भूतों से जोड़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई भूत उस तालाब से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक तो नहीं चला आया, जो कि यहाँ के पेड़ों को हिलाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे ऐसी अजीब अजीब सी आवाजें निकाले जा रहा है। इसी तरह मैं डरते डरते वो पूरी रात निकाला और सुबह होते मैं अपने बाइक को लेकर अपने घर पहुंचा। वहां खाना खाया और सोचने लगा कि आज मुझे फिर से उस तालाब के पास जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कल शाम के वक्त जब मैं अपने घर वापस आ रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है, जो पेड़ों पर छलांगे मारते हुए मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन शायद ये मेरा मन का वहम था, क्योंकि अगर सच में कोई भूत प्रेत मेरा पीछा कर रहा होता तो मुझे कुछ नुकसान तो जरूर पहुंचाता। मैं वो कल पूरी रात उस लकड़ी के घर में निकाला, अकेला निकाला। अगर कोई भूत प्रेत मेरा पीछा करते हुए आया होता तो भले ही मेरा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन डराता तो जरूर। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। यकीनन ये सब मेरा मन का वहम है। चलता हूँ, आज फिर से मछलियां पकड़ने चलता हूँ। उस व्यापारी को भी मछलियों की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो मुझे पैसे भी अच्छे खासे देगा। चलता हूँ। यही सोचकर मैं आज फिर से मछलियां पकड़ने वाले कुछ जरूरत के सामानों को लेकर उस तालाब की ओर बढ़ चला। मैं अपने बाइक को चलाता हुआ उस तालाब के पास पहुंचा और आज फिर उस तालाब के पास वही सन्नाटा था। दिन के लगभग 9 बजे का समय था,
लेकिन यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल मध्यम मध्यम सी जमीन पे पड़े जा रही थी। यहाँ दिन के वक्त ही जैसे शाम होने का अनुभव हो रहा था। और मैं उस तालाब पे पहुंचते फिर से अपना जाल उस तालाब में डाल दिया। मछलियां पकड़ना शुरू हो गया और ऐसे ही मैं मछलियां पकड़ता रहा। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ के पेड़ों पे कोई तो है, क्योंकि यहाँ के पेड़ों की सूखी टहनियां, वो पतली सी सूखी टहनियां अपने आप टूटकर जमीन पे गिर रही थी। यहाँ कई बार ऐसा हुआ, यहाँ के पेड़ों से सूखी सूखी टहनियां टूट टूट कर जमीन पे गिर रही थी और मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। कौन है पेड़ों पे जो कि सूखी टहनियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा है? मैं वहां पेड़ों पे देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इसी तरह मैं वहां लगभग दिन के 2 बजे तक डरते डरते मछलियों को पकड़ता रहा था। और दिन के 2 बजे के बाद अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पे कोई औरत है जिसके पायलों की आवाज साफ साफ मेरे कानों पर पड़े जा रही है। यहाँ आसमान में काले काले बादल छा गए थे, जिस कारण ऐसा लग रहा था कि जैसे दिन के 2 बजे ही बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। मैं डरते डरते मछलियों को पकड़ रहा था, लेकिन वो पायलों की आवाज बार बार मेरे कानों पर पड़े जा रही थी। इसी के साथ मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई लड़की है जो कि फुसफुसा रही है, वो किसी से बातें कर रही है। उसकी आवाज बहुत मध्यम मध्यम सी मेरे कानों पर पड़ रही थी और मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। मेरा एक मन कर रहा था कि मैं अभी के अभी सारी मछलियों को लेकर अपने लकड़ी के घर की ओर बढ़ चलूं, लेकिन मुझे कभी कभी ये भी लगता कि यकीनन ये मेरा वहम होगा, मेरे कान बज रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे भूत प्रेत होते तो वो मुझे नुकसान पहुंचाते, लेकिन अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा हुआ नहीं। यकीनन ये मेरा मन का वहम है। इसी तरह मैं डरते डरते वहां शाम के 4 बजे तक मछलियों को पकड़ा था और फिर उसे अपने बाइक पर लाद कर अपने लकड़ी के घर की ओर बढ़ चला। आज मुझे फिर से ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो कि मेरे साथ साथ पेड़ों पे छलांगे मारते हुए आगे बढ़े जा रहा है। मैं बाइक को चलाता हुआ जंगल से बाहर निकला और अपने लकड़ी के घर के पास पहुंचा। कुछ ही देर में व्यापारी आ गया और वो मेरी मछलियों को लेकर चला गया। आज फिर से मैं डरते डरते उसी लकड़ी के घर में पूरी रात निकाला और सुबह होते ही मैं अपने बाइक को लेकर अपने घर पहुंचा। आज मैं अपने साथ घटी सारी घटना चाचा जी को बताया कि कैसे मुझे रात के वक्त ऐसा लगा करता है कि मेरे आसपास कोई है, कोई पेड़ों पे है जो कि पेड़ों को हिला रहा है। मेरी सारी घटना सुनकर चाचा जी मुझ पर गुस्सा हो गए थे। वो मुझसे कहने लगे थे कि तुम उस तालाब के पास गए क्यों थे? हो सकता है कोई भूत प्रेत तुम्हारे पीछे चिपक गया हो, और अगर तुम्हें भूत ना भी चिपका हो और तुम्हें डर लगता है तो तुम रात के वक्त उस लकड़ी के घर में क्यों रुकते हो? तुम यहाँ अपने घर भी तो सोने आ सकते हो। चाचा जी ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, नहीं, अगर मैं यहाँ घर में सोने के लिए आने लगा तो वहाँ लकड़ी के घर के पास कुछ जरूरत की सामान है, अपना तालाब है जिसमें मछलियां हैं। चोर लोग आएंगे और वहां से सामान को चुरा कर लेकर जा सकते हैं, मछलियों को चुरा कर लेकर जा सकते हैं। इसीलिए मैं रात के वक्त उसी लकड़ी के घर में रुकता हूँ। दिन के वक्त ज्यादातर आप वहाँ पे रहते हैं, इसलिए वहाँ पे चोर चोरियां नहीं कर सकते, लेकिन रात के वक्त बहुत ज्यादा चांस होता है कि चोर सामानों को चुरा कर लेकर जा सकते हैं। इसीलिए मैं रात को वहाँ पे रुकता हूँ। मैं ऐसा चाचा जी से कह रहा था और चाचा जी भी कहने लगे थे, वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम जंगल के घने वाले इलाके में बने उस तालाब के पास मत जाना, उस तालाब के पास भूत प्रेतों का बसेरा है। चाचा जी मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं अपने मन में सोचने लगा, बस एक दिन और मुझे उस तालाब के पास जाना है, क्योंकि उस व्यापारी को भी तो बस एक दिन और छोटी मछलियों की जरूरत है। बस आज मैं उस तालाब के पास जाऊंगा, छोटी मछलियों को पकड़ कर लाऊंगा और कल से उस तालाब के पास जाना बंद। यही सोचते हुए मैं अपने बाइक को लिया और मछलियां पकड़ने वाले कुछ जरूरत के सामानों को लेकर तालाब की ओर बढ़ चला। लेकिन आज जब मैं उस तालाब के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां तालाब में कोई लड़की है जो कि नहा रही है। ये लड़की बेहद ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसने काले रंग के कपड़े को पहन रखी थी। वहां तालाब में नहा रही थी और मैं उसे देखते ही अपनी जगह पर रुक गया। उसका ध्यान अभी तक मेरे ऊपर नहीं पड़ा था और मैं सोचने लगा, अब मैं इस लड़की को तालाब से बाहर निकलने के लिए तो नहीं कह सकता ना। जब तक ये लड़की नहा नहीं लेती तब तक मुझे यहीं तालाब के पास ही रुकना होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ तालाब पे से खड़ा रहा तो ये लड़की मेरे बारे में कुछ गलत समझ लेगी। मुझे भी यहाँ से चलना होगा, कुछ देर बाद आता हूँ। तब तक ये लड़की यहाँ से नहा कर चली जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ तालाब में मछलियाँ पकड़ूंगा। यही सोचकर मैं उस तालाब से नीचे उतर गया और मैं वहाँ लगभग 10 मिनट बाद फिर से उसी तालाब पर गया। लेकिन मैंने देखा कि अभी भी वो लड़की पानी में नहा ही रही थी। अब मैं और ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता था। मैं एक बार फिर से तालाब के पीछे हो गया और इस बार मैं काफी तेज आवाज में गाने को गुनगुनाते हुए तालाब की ओर बढ़ने लगा। इस बार मैं काफी तेज आवाज में गाने को गुनगुनाते हुए तालाब पे पहुंचा
और तब वो लड़की भी मेरी तरफ देखने लगी थी। शायद मेरे गाने की आवाज उसके कानों पर पड़ चुकी थी और वो मुझे देखते ही अपने दोनों हाथ अपने शरीर पर रखते हुए तालाब से बाहर निकलकर दूसरी ओर चली गई। उसके जाते ही मैं अपने मछलियां पकड़ने वाले जाल तालाब में डाल दिया और मैं मछलियां पकड़ने लगा। भले ही मैं मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन मैं अभी भी उसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी जो यहाँ तालाब में नहा रही थी। यहाँ इतने घने जंगलों में कोई नहीं रहता, फिर वो लड़की कौन थी जो यहाँ तालाब में नहा रही थी। मैं उसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा था और तब लगभग आधे घंटे बाद वो लड़की फिर से उसी तालाब पे आई, पर इस बार वो लड़की देखने में बेहद ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने काफी महंगे पोशाक को पहन रखा था, उसी के साथ उसके शरीर में कई सारे सोने के जवाहरात भी थे। वो लड़की तालाब के दूसरी ओर एक पेड़ के पास से खड़ा होकर मेरी ओर देखे जा रही थी। मैं वहां मछलियों को पकड़ रहा था और वो लड़की लगातार मेरी ओर देखे जा रही थी। अब मैं उसे आवाज लगाते हुए कहने लगा, कौन है आप और आप यहाँ इतने घने जंगलों में इस तालाब पे क्या कर रही हैं? मेरी इस बात को सुनकर वो लड़की पहले तो कुछ देर तक मेरी ओर देखते रही और कुछ देर बाद वो मेरी ओर आवाज लगाते हुए कहने लगी, ये सवाल तो मैं भी आपसे कर सकती हूँ, आप यहाँ इतने घने जंगलों में क्यों आए हैं? वो लड़की ऐसा कह रही थी और मैं सोचने लगा, कैसी पागल लड़की है, क्या इसे दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ मछलियां पकड़ रहा हूँ? मैं अब उसे चिल्लाकर ये नहीं बताना चाहता था कि मैं यहाँ मछलियां पकड़ने के लिए आया हूँ। मैं उसे आवाज लगाते हुए कहने लगा, आइए यहाँ मेरे पास आइए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं उससे और भी बहुत सारी बातें करना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था कि वो लड़की रहती कहाँ है। इसीलिए मैं उस लड़की को आवाज लगाकर यहाँ अपने पास बुला लिया। अब वो लड़की भी चलते हुए मेरे पास आई और मैं उससे कहने लगा, देखिए मैं यहाँ पे मछलियां पकड़ने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ तालाब में मछलियां पकड़ा करता हूँ, लेकिन आप यहाँ इस जंगल में क्यों आए हैं और आप रहती कहाँ हैं? मेरे इस बात को सुनकर वो लड़की कहने लगी कि मेरा घर यही तालाब से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है, मैं वहीं अपने माता पिताजी के साथ रहा करती हूँ। मैं यहाँ सुबह के वक्त तालाब में नहा रही थी और तब आप यहाँ पे आ गए थे। उस समय मेरे कपड़े भीगे हुए थे, जिस कारण मैं अपने कपड़े को चेंज करने के लिए घर चली गई थी। लेकिन मैं दोबारा कपड़े चेंज करके यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको डर नहीं लगता? यहाँ पे भूत प्रेतों का बसेरा है, आप ये बात नहीं जानते? वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं हंसते हुए कहने लगा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं यहाँ पूरे 3 दिनों से मछलियां पकड़ने के लिए आ रहा हूँ। अगर यहाँ पे भूत प्रेतों का बसेरा होता तो अब तक तो मुझे नुकसान पहुंचा चुके होते। मैं ऐसा उस लड़की से कह रहा था और तब वो लड़की भी कहने लगी थी, हाँ यहाँ पे कोई भी भूत प्रेतों का बसेरा नहीं है। पता नहीं क्यों यहाँ के गांव वाले, आसपास के गांव वाले ये अफवाह फैला कर रखे हैं कि यहाँ इस तालाब पे भूत प्रेतों का बसेरा है, जिस कारण यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं आता। यहाँ पे आप आए हैं, यकीनन आप बहुत ही बहादुर इंसान हैं। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा था, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, आपके पिताजी इतने घने जंगलों में घर क्यों बनवा कर रखे हैं? आपको तो गांव में रहना चाहिए था ना। मैं ऐसा उस लड़की से कह रहा था और तब वो लड़की मुझसे कहने लगी थी, देखिए पहली बात तो ये कि मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ नहीं रहती, क्योंकि मेरे पिताजी की मौत मेरे बचपन में ही हो गई थी। मैं यहाँ अपने माँ के साथ में रहती हूँ। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, लेकिन आपने ही तो भी कहा था ना कि आप यहाँ पे अपने पिताजी और माँ के साथ में रहती हैं। अब मेरे इस बात को सुनकर वो लड़की थोड़ी सी मायूस हो गई थी और वो अपनी नजरें झुकाकर मुझसे कहने लगी, वो तो उस समय मैं आपसे ऐसे ही कह दिया था, लेकिन असल में मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिताजी की मौत हो चुकी है और मैं यहाँ अपने माँ के साथ में रहती हूँ। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, लेकिन आप अपनी माँ के साथ जंगल में क्यों रहती हैं? मैं मानता हूँ कि आपके पिताजी की मौत हो गई, लेकिन आपका कोई तो होगा ना, आपके दादा दादी, आपके मामा जी, आपके नाना नानी, आपके रिश्तेदार कोई तो होंगे ना, आप उसके पास तो रह सकती हैं। मेरे इस बात को सुनकर वो लड़की कहने लगी, नहीं मेरे रिश्तेदार तो हैं, लेकिन वो मुझे अपने पास नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने तो हमें घर से बाहर निकाला था। जैसा कि मेरी माँ मुझे बताया करती हैं, जब मैं छोटी थी तभी मेरे पिताजी को एक बेहद ही गंभीर बीमारी लग गई थी। उनकी बीमारी बहुत ही अजीब थी। उनके मांस सड़ रहे थे, उनके मांस गल रहे थे और उनका इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर पा रहा था। कुछ ही दिन में मेरे पिताजी की मौत हो गई और तब मेरे पिताजी के सभी रिश्तेदार मेरी माँ को ताना मारना शुरू कर दिए। उनका कहना होता कि जब से तू इस घर में आई है तब से कुछ ना कुछ अपशकुन ही हो रहा है, कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। इसी तरह वो मेरी माँ को ताना मारा करते और कुछ दिन बाद वो मेरी माँ से झगड़ा करना भी शुरू हो गए थे। वहाँ
मेरे पिताजी के सभी रिश्तेदार मेरी माँ को मारा पीटा करते, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया करते और अंत में मेरी माँ को यहाँ जंगल में आकर रहना पड़ा। जब मैं छोटी थी तब से वो मुझे अपने साथ यहाँ जंगल में पाल रही है। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मुझे भी उसकी बातें सुनकर उसके ऊपर दया आ रही थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी माँ कितनी अमीर है, क्योंकि इसके कपड़े, इसके आभूषण देखने में तो बहुत ज्यादा महंगे लग रहे हैं। मैं उस लड़की से कहने लगा, क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो कि तुम्हारी माँ करती क्या है? और मेरे इस बात को सुनकर वो लड़की मुझसे कहने लगी, मेरी माँ कुछ नहीं करती। तब मैं भी उससे कहने लगा, तो फिर तुम्हारे पास इतने महंगे आभूषण, ये महंगे कपड़े कहाँ से आए? अब मेरे इस बात को सुनकर वो लड़की मुझसे कहने लगी, ये तो मेरी माँ के हैं। ये कपड़े, ये आभूषण मेरी माँ को शादी के वक्त मिले थे और तब से ही मेरी माँ इन कपड़ों और आभूषण को संभाल कर रखी थी। लेकिन अभी हमारे पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मैं अपनी माँ के शादी वाले कपड़े को ही पहना करती हूँ। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और उसकी बातें सुनकर मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा दया आ रही थी। मैं उस लड़की से कहने लगा, यार तुम्हारी जिंदगी तो बहुत ज्यादा दुख भरी है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तुमने तो अपना नाम बताया ही नहीं। अब मेरे इस बात को सुनकर वो लड़की मुझसे कहने लगी, सुरभि, मेरा नाम सुरभि है। तब मैं भी उसे कहने लगा, देखिए सुरभि जी, इंसानों के जीवन में दुख और सुख का तो आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन दुख के समय जो व्यक्ति डटकर खड़ा रहता है, जो इंसान डटकर खड़ा रहता है, वही एक बहादुर इंसान होता है। आपकी माँ और आप दुख के समय डटकर खड़ा रही हो, आप दोनों ही बहादुर इंसान हो। मेरे इस बात को सुनकर सुरभि भी मुझसे कहने लगी, वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने बारे में बताइए, आपका बचपन कैसे बीता? सुरभि मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उसे अपने बारे में बताना शुरू हो गया। फिर ऐसे ही हम वहां लगभग दिन के 3 बजे तक बातें करते रहे। लेकिन मैंने उस समय में एक चीज नोटिस किया था कि जब मैं सुरभि से बातें कर रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई तो है, कोई लड़की है जो मेरे कानों के पास आकर फुसफुसा रही है। यहाँ सुरभि के अलावा किसी और लड़की की आवाज बहुत ही मध्यम मध्यम सी मेरे कानों पे पड़ती और मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या यहाँ सुरभि के अलावा कोई और लड़की है जिसकी आवाज मेरे कानों पे पड़ रही है? मैं सुरभि से भी पूछा, लेकिन उसका कहना था नहीं, यहाँ मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं हो सकती। फिर ऐसे ही हम वहाँ लगभग दिन के 3 बजे तक बातें करते रहे और उसके बाद अब मैं अपने घर जाना चाहता था। मैं अपने लकड़ी के घर के पास जाना चाहता था। मैं सभी मछलियों को लेकर अपने बाइक के पास पहुंच गया और अब मैं अपने लकड़ी के घर के पास जाने के लिए निकलने वाला था कि तभी वो लड़की मुझसे कहने लगी, सुरभि मुझसे कहने लगी, क्या तुम कल फिर से यहाँ पर आओगे? वो अपनी नजरें झुकाकर मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, नहीं, मैं कल यहाँ पे नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 दिनों तक मछलियां पकड़ने का काम मिला था। आज वो 3 दिन पूरे हो चुके हैं। अब मैं कल से यहाँ पे मछलियां पकड़ने नहीं आऊंगा। तब सुरभि थोड़ी सी मायूस हो गई थी और वो मुझसे कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि तुम मेरे दोस्त बन चुके हो। आज हम आपस में इतने देर तक बातें करते रहे, इसलिए मुझे ऐसा लगने लगा था कि तुम मेरे दोस्त बन चुके हो और कल तुम फिर से मुझसे बातें करने के लिए यहाँ पर आओगे। लेकिन तुम्हारा तो काम खत्म हो चुका है ना, तुम भला यहाँ पर क्यों आओगे? सुरभि ये बात मुझसे काफी मायूसी भरे नजरों से कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा मायूस क्यों हो? देखो, अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो मैं कल भी यहाँ पे आ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी यहाँ इस तालाब पे आना होगा, तभी मैं यहाँ इस तालाब के पास आऊंगा। मेरे इस बात को सुनकर सुरभि भी कहने लगी, हाँ मैं जरूर आऊंगी, लेकिन तुम आओगे ना पक्का? तब मैं भी कहने लगा, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब शाम काफी ज्यादा हो चुकी है, तुम भी अपने घर जाओ और मैं भी अपने घर चलता हूँ। ये बोलकर मैं अपने बाइक को लेकर जंगल से बाहर की ओर निकलने लगा। पर मुझे आज फिर से ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ साथ जंगल से बाहर निकल रहा है। यहाँ मेरे साथ साथ कोई पेड़ों पे छलांगे लगाता हुआ मेरे साथ साथ आगे बढ़े जा रहा है। इसी तरह मैं बाइक को चलाता हुआ अपने लकड़ी के घर के पास पहुंचा। कुछ ही देर में व्यापारी आ गया और वो मछलियों को लेकर चला गया। रात के लगभग 8 बजे मैं खाना वाना खाकर अपने बेड पर जाकर सो गया। लेकिन आज जब मेरी आंख लगी थी, अभी मैं पूरी तरह से गहरी नींद में नहीं सोया था कि तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे आसपास कोई है। मेरे बेड के आसपास कोई है जो कि चल रहा है। उसके कदमों के चलने की आवाज साफ साफ मेरे कानों पे पड़े जा रही थी। इसी के साथ वहां पे वो जो कोई भी था वो फुसफुसाते हुए मुझसे कुछ कह रहा था। उसकी आवाज सुनकर मुझे ये तो पता चल रहा था कि ये कोई लड़की है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है। मैं अपनी आंखों को खोलना चाहता था, लेकिन मेरी आंखें जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहां कदमों के चलने की आवाज
फुसफुसाने की आवाज लगातार आए जा रही थी और मैं अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था। हालांकि मैं नींद में नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी। जब मैं लाख कोशिश करने के बाद भी अपनी आंखों को नहीं खोल पाया, तब मैं उस आवाज को गौर से सुनने लगा कि आखिर यहाँ पे जो भी फुसफुसा रहा है वो मुझसे कहना क्या चाहता है। तब मैंने सुना ये किसी लड़की की आवाज थी जो कि फुसफुसाते हुए शब्दों में मुझसे कह रही थी कि तुम्हें कल वहां जंगलों में नहीं जाना, क्योंकि वो जो लड़की है सुरभि, वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक डायन है और वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुम्हें जान से मार डालेगी। ऐसा कोई मुझसे फुसफुसाते हुए शब्दों में कह रही थी और मैं अपनी आंखें खोलना चाहता था कि आखिर यहाँ मेरे कमरे में कौन है, लकड़ी के घर के अंदर कौन है जो कि ऐसा मुझसे कह रही है। लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी मेरी आंखें नहीं खुली। मेरी आंखें खुली रात के लगभग 3 बजे के करीब, जब मैं उठा और उठते ही मैं वहां कमरे में आसपास देखने लगा। बेड के नीचे देखा कि यहाँ पे आखिर कौन थी जो कि फुसफुसाते हुए शब्दों में मुझसे ऐसा कह रही थी, लेकिन वहां मेरे कमरे में कोई नहीं था। मैं सोचने लगा यकीनन मैं कोई सपना देख रहा था। आज मैं सुरभि से इतनी देर तक बातें करता रहा, इसीलिए मेरे दिमाग में बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। वहां तालाब पे भूत प्रेतों का बसेरा है, यही सोचकर मैं वहां दिन के वक्त थोड़ा थोड़ा डर भी रहा था और सुरभि से बातें भी कर रहा था। इसी कारण से आज मेरे दिमाग में से बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मैं इतना बुरा सपना देख रहा था कि सुरभि कोई डायन है। यही सोचकर मैं फिर से अपने बेड पर लेट गया और मेरी आंखें खुली दिन के लगभग 8 बजे के करीब। मैं अपने बाइक को लेकर घर पहुंचा, खाना खाया और सोचने लगा, चलता हूँ आज फिर से मैं उसी तालाब पर चलता हूँ। सुरभि आएगी, मैं उससे बातें करूंगा, वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मुझसे किया करती है। यही सोचकर मैं अपने बाइक को लेकर उसी तालाब पर पहुंचा। सुरभि वहां पर पहले से आई हुई थी और हम दोनों वहीं एक पेड़ के पास बैठ गए। ऐसे ही हम वहां दिन भर बातें करते रहे और शाम के वक्त मैं फिर से अपने बाइक को लेकर लकड़ी के घर में आ गया। शाम के वक्त खाना खाया और अपने बेड पर जाकर सो गया। आज मुझे रात के वक्त ऐसा फिर से लग रहा था कि कोई है जो मेरे कान के पास फुसफुसा रही है, लेकिन मैं आज उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सो गया और मेरी आंख खुली सुबह के लगभग 7 बजे के करीब। मैं खाना खाया और अपने बाइक को लेकर फिर से उसी तालाब पे पहुंच गया। सुरभि आई और आज हम फिर दिन भर ऐसे ही बातें करते रहे। शाम के वक्त मैं फिर से अपने लकड़ी के घर में आ गया और अब ऐसे ही हर रोज का काम हो गया था। मैं सुबह के वक्त उसी तालाब पे पहुंच जाता और दिन भर में बातें करता रहता, सुरभि से बातें करता रहता और रात के वक्त अपने लकड़ी के घर में आकर सो जाता। अब मेरा हर रोज का यही काम हो गया था। लेकिन एक दिन जब मैं सुरभि से मिलने के लिए गया हुआ था, वहां शाम हो चुकी थी और तब सुरभि मुझसे कहने लगी, आज तुम अपने घर मत जाओ, चलो आज तुम्हें मैं अपने घर लेकर चलती हूँ, मैं तुम्हें अपने माँ से मिलवाती हूँ। लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे पसंद किया करते हो? सुरभि मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसके चेहरे की ओर देखे जा रहा था। सुरभि तो मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी। जब मैं उसे पहली बार देखा था तभी वो मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन मैं उसे ये बात नहीं बताना चाहता था। मैं उससे कहने लगा, क्या यार तुम भी वो सब छोड़ो, तुम अभी मुझे अपने माँ से मिलवाना चाहती हो ना, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। तब सुरभि भी मान गई और वो मुझे अपने साथ लेकर जंगल की ओर बढ़ चली। वो जंगल के घने वाले इलाके की ओर बढ़े जा रही थी और मैं भी उसके साथ साथ आगे बढ़े जा रहा था। कुछ दूर आगे चलने के बाद मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा था जहां 2 मंजिला घर बना हुआ था। ये घर देखने में काफी ज्यादा पुराना लग रहा था। इस घर के दीवारों पे छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटे छोटे घास निकल आए थे। और तब सुरभि मुझसे कहने लगी, यही है मेरा घर, मैं यही रहा करती हूँ, यही मेरी माँ भी रहा करती है। और फिर सुरभि मुझे अपने साथ लेकर घर के अंदर आ गई। लेकिन जब मैं घर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा यहाँ घर के अंदर साफ सफाई काफी अच्छी की गई थी। कोई भी व्यक्ति घर के अंदर से देखकर ये नहीं बता सकता कि ये घर असल में इतना ज्यादा पुराना हो सकता है। मैं घर के अंदर की ओर बढ़े जा रहा था और तभी मैंने देखा कि वहां सामने ही एक कुर्सी पे काले कपड़े में कोई औरत बैठी हुई थी। और तब सुरभि मुझे इशारा करते हुए कहने लगी, ये मेरी माँ है। मैं भी उन्हें नमस्ते किया और तब वो औरत भी मुझे कहने लगी, आओ, तुम्हारा नाम दीपक है ना? सुरभि मुझे बताया करती थी कि तुम उसके अच्छे दोस्त हो। वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उससे कहने लगा, हाँ हम अच्छे दोस्त हैं। तब वो औरत कहने लगी, तो ठीक है, तुम दोनों बैठो, यहाँ कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पे बैठो। वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी वहीं पास की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सुरभि भी एक कुर्सी पर बैठ गई और फिर हम ऐसे ही आपस में बातें करने लगे। वो औरत मेरे बारे में पूछ रही थी और मैं भी उसे अपने बारे में बताता गया। कुछ ही देर में रात हो गई और तब
वो औरत मुझसे कहने लगी, अब रात काफी ज्यादा हो चुकी है, आज तुम अपने घर मत जाओ, आज तुम हमारे साथ ही यहीं हमारे घर में रुक जाओ। तब मैं भी कहने लगा, ठीक है मैं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तब वो औरत मुझसे कहने लगी, तो चलो हम लोग फटाफट खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम अपने अपने कमरे में जाकर सो जाएंगे। तब मैं भी उनके साथ चलता हुआ एक बड़े से हॉल में आ गया। वहां एक डाइनिंग टेबल लगा हुआ था और हम उसी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाए। उसके बाद मुझे कमरा दे दिया गया और मैं उस कमरे में सोने चला गया। लेकिन आज मुझे यहाँ भी सोते वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की है जो कि मेरे कान के पास आकर फुसफुसा रही है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरे मन का वहम है। सोते वक्त ही मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे कान के पास कोई फुसफुसा रही है? यकीनन ये मेरा मन का वहम है। यही सोचते हुए मैं सो गया और मेरी आंख खुली लगभग आधी रात में। मुझे सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और जब मैं अपनी आंखें खोला तो मैंने देखा वहां मेरे कमरे में काफी ज्यादा धुआं था। सभी जगह धुआं पसरा हुआ था और मैं ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गया, कहीं इस कमरे में आग तो नहीं लग गई। अब मैं बेड पर से उठना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं अपने शरीर को हिलाया था, मैं बेड पर से उठने की कोशिश किया था और तब मेरा ध्यान पड़ा कि मेरी बॉडी को जकड़ा गया है, मेरे शरीर को किसी जंजीर से बांधा गया था। और मैं अपने सर को घुमाकर देखने लगा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे दिमाग सन हो गए। मैं बेड पर नहीं बल्कि जमीन पर लेटा हुआ था। मेरे शरीर को किसी मोटे जंजीर से जकड़ा गया था और वहां जमीन पे मेरे आसपास सिंदूर से एक बड़ा सा गोल घेरा बनाया गया था। वहां चावल के कुछ दाने इधर उधर बिखरे पड़े थे और वहीं एक बड़ा सा हवन कुंड में आग जल रहा था। उसी हवन कुंड से निकलता हुआ धुआं यहाँ इस पूरे कमरे में बिखरा हुआ था। यहाँ कई सारे इंसानी खोपड़ी जो कि जमीन पे मेरे आसपास रखे गए थे। और जब मैं अपना सर दूसरी ओर घुमाया तब मैंने जो देखा उसे देखते ही मेरे पसीने छूटना शुरू हो गए। वहां बिल्कुल मेरे बगल में एक ताबूत को रखा गया था जिसके अंदर किसी इंसान का लाश था। ये लाश काफी ज्यादा सड़ा हुआ था, इसके मांस सड़े हुए थे और इसे काफी तेज दुर्गंध आए जा रहे थे। ये लाश देखने में किसी जवान व्यक्ति का लग रहा था और इसके नाक से जैसे कीड़े बाहर निकल रहे थे। इसके पेट को फाड़कर कई सारे कीड़े बाहर निकल रहे थे और मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया। और तभी मेरी नजर पड़ी वहीं लाश के पास। वहीं लाश के पास कोई सफेद सी परछाई खड़ी थी जो मेरी ओर लगातार घूरे जा रही थी। उसे देखते मैं समझ गया कि ये कोई आत्मा है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मुझे इसे जकड़ कर कौन रखा है, मुझे यहाँ जंजीर में बांध कर कौन रखा है और यहाँ ये लाश किसकी है। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे कानों पे मंत्रों की बुदबुदाने की आवाज पड़ने लगी। ये आवाज मेरे सर के पास से आ रही थी और जब मैं अपने सर को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर देखा तो मेरे सर के पास दो औरत खड़ी थी। ये काले कपड़े में दोनों औरत थी और जब मैं उसके चेहरे को गौर से देखा तब मुझे पता चला ये सुरभि और सुरभि की माँ थी। उनके हाथ में एक मोटा सा किताब था और वो उस किताब की ओर देखते हुए मंत्रों को बुदबुदाए जा रही थी। वो मेरे सर के पास खड़ा थी और कुछ देर तक मंत्रों को बुदबुदाने के बाद वो मेरे सर के ऊपर चावल के दाने को डालने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं। मैं सुरभि से कहने लगा, यार सुरभि तुम मेरे साथ कर क्या रही हो और तुम मुझे इसे जंजीर से जकड़ कर क्यों रखी हो। लेकिन सुरभि या फिर उसकी माँ मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वो लगातार मंत्रों को बुदबुदाए जा रही थी और ऐसे ही वो मेरे सर के पास कुछ देर तक खड़ा होकर मंत्रों को बुदबुदाते रही। वो मेरे सर के ऊपर चावल के दाने को डालते रही और कुछ देर के बाद वो वहाँ हवन कुंड के पास जाकर बैठ गई। वहाँ हवन कुंड में आग जल रहा था और वहाँ सुरभि और सुरभि की माँ बैठी कुछ देर तक मंत्रों को बुदबुदाते रही। उसके बाद वो अपने हाथ में एक इंसानी खोपड़ी को पकड़कर उस हवन कुंड के चारों ओर घुमाना शुरू हो गई। वो कुछ देर तक उस इंसानी खोपड़ी को उस हवन कुंड के पास घुमाती रही। उसके बाद सुरभि की माँ उस इंसानी खोपड़ी को लेकर मेरे पास आई। अब वो इंसानी खोपड़ी मेरे चारों ओर घुमाना शुरू कर दी। वो अपने हाथ में पकड़कर मेरे चारों ओर उस इंसानी खोपड़ी को घुमाए जा रही थी और कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वो इंसानी खोपड़ी को लेकर उस आत्मा के पास चली गई थी। यहाँ वो जो लाश के पास वो सफेद सी परछाई थी, वो सफेद सी परछाई के पास जाकर उस इंसानी खोपड़ी को उसके आसपास घुमाना शुरू कर दी। वो उस सफेद सी परछाई के आसपास उस इंसानी खोपड़ी को घुमा रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था
ये क्या कर रही हैं? कहीं ये कोई जादू या फिर कोई टोना टोटका तो नहीं कर रही? मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी अचानक से मेरा शरीर तड़पना शुरू हो गया। मेरे दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो गई और मुझे अब सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखों की पुतलियां ऊपर नीचे होना शुरू हो गई है। और तब सुरभि हंसते हुए कहने लगी, अब तुम्हारा मौत बहुत ही नजदीक है। कुछ ही देर में तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद उस लाश के पास वो जो आत्मा खड़ी है ना, वो सफेद सी परछाई खड़ी है, वो आत्मा तुम्हारे शरीर में समाएगी। तुम्हें पता है वो आत्मा किसकी है और ये लाश किसका है? ये मेरे पिताजी की लाश है और वो आत्मा मेरे पिताजी की है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मेरे पिताजी को एक बेहद ही गंभीर बीमारी लग गई थी, मांस सड़ने की बीमारी। देखो आज उनका लाश तुम्हारे सामने पड़ा है। इसी तरह उनकी मौत हुई थी। तुम्हें पता है कि हमारे रिश्तेदारों ने हमें घर से बाहर क्यों निकाला था? क्योंकि मेरी माँ मेरे पिताजी की आत्मा उनके शरीर में डालना चाहती थी, लेकिन किसी तरह ये बात उन्हें पहले ही पता चल गई और फिर वो गांव वालों की मदद से हमें गांव से बाहर निकाल फेंका, अपने घर से बाहर निकाल फेंका। और तब से हम यहाँ जंगल में रहने लगे। सुरभि मुझसे ऐसा कह रही थी और अब मेरी आंखें बंद होना शुरू हो गई थी। मेरी सांसें लगभग पूरी तरह से रुक चुकी थी और अब मैं अपनी मौत को साफ साफ देख पा रहा था कि तभी वहां कमरे में अचानक से काफी तेज रोशनी चमकी और मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मुझे लगा कि मेरी मौत हो गई है, लेकिन मेरी आंखें खुली और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वहां कमरे में 2 मेढक थे जो कि इधर उधर उछल रहे थे और वहां मेरे सामने एक बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े चमक रहे थे और मैं अपने शरीर को देखने लगा। कहीं अभी भी तो मैं उस जंजीर से बंधा हुआ नहीं, लेकिन नहीं, मेरे शरीर से वो जंजीर गायब हो चुका था। मैं अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और मैं उस लड़की से कहने लगा, कौन हो तुम? क्या मैं मर चुका हूँ और क्या तुम स्वर्ग की अप्सरा हो? मैं ऐसा उस लड़की से कह रहा था और वो लड़की भी हंसते हुए कहने लगी, अरे नहीं नहीं, अभी तुम्हारी मौत नहीं हुई है, तुम जिंदा हो और मैं कोई स्वर्ग की अप्सरा नहीं, बल्कि मैं वही हूँ जिसे तुमने आजाद किया था। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, मैंने आजाद किया था? लेकिन मैंने तो किसी को आजाद नहीं किया। किसकी बात कर रही हो तुम? तब वो कहने लगी थी, याद करो जब तुम यहाँ के तालाब में पहले दिन मछलियां पकड़ने के लिए आए थे, तब तुम एक बोतल के ढक्कन को खोले थे ना, उसे धुआं जैसा बाहर निकला था, वो मैं ही थी। मैं उस बोतल में कैद थी। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, मतलब कि तुम भी भूत प्रेत हो, तुम भी अब मेरा कुछ नुकसान पहुंचाओगी? तब वो लड़की कहने लगी, अरे डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि मैं एक यक्षिणी हूँ और मैं कोई बुरी यक्षिणी नहीं, बल्कि एक अच्छी यक्षिणी हूँ। देखो मैं तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, लेकिन यहाँ पे वो जो सुरभि थी, उसकी माँ थी, वो कहाँ गई? तब वो हंसते हुए कहने लगी, वो दोनों मेढक देख रहे हो ना, ये दोनों वही हैं, सुरभि और उसकी माँ। ये दोनों डायने हैं और मैंने उसे मेढक बना दिया है। वो यक्षिणी मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सही समय पे नहीं आते तो आज मेरी मौत तय थी। अब मेरी इस बात को सुनकर वो यक्षिणी कहने लगी, क्या यार तुम भी आप आप लगा कर रखे हो? देखो तुम मुझे एक अच्छा दोस्त समझो। जैसा तुम मुझसे पहले बातें कर रहे थे, मेरी सच्चाई जाने बगैर मुझसे बातें कर रहे थे, तुम वैसे ही मुझसे बातें करो, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं कई सालों से किसी से बात तक नहीं किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। मैं तुमसे अच्छी अच्छी बातें करना चाहती हूँ। वो यक्षिणी मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उससे कहने लगा, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें यक्षिणी कहकर ही पुकारूं? तब उसका कहना था, नहीं, मेरा नाम है ना, मेरा नाम अदिति है और तुम भी मुझे अदिति कहकर पुकार सकते हो। वो यक्षिणी मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, तो फिर ठीक है अदिति जी, तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आप उस बोतल में कैद कैसे हुई थी? आपको उस बोतल में कैद किसने किया था? तब वो अदिति मुझसे कहने लगी, आज से लगभग 500 साल पहले यहाँ इस तालाब के पास एक साधु रहा करता था, एक ऋषि रहा करता था, जिनकी तपस्या मेरे कारण भंग हुई थी और तब वो गुस्से में आकर मुझे एक बोतल में कैद कर यहाँ के उस तालाब में फेंक दिए थे। उसके बाद तुम आए और तुम मुझे आजाद करवाए। वो यक्षिणी मुझसे ऐसा कह रही थी और हम ऐसे ही सुबह तक बातें करते रहे, एक दूसरे के बारे में जानते रहे और सुबह होते मैं उनसे कहने लगा, तो ठीक है अदिति जी, अब मैं अपने घर चलता हूँ, आप भी अपने दुनिया में जाइए, आप जहाँ पे रहती हैं आप वहाँ जाइए।
तब वो कहने लगी, नहीं, मैं तो यहीं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। मैं इतने दिनों से भी तो तुम्हारे साथ ही थी। मैं तुम्हारे आसपास रहती, तुमसे बातें करने की कोशिश करती, लेकिन तुम्हें जैसे पता ही नहीं चलता। मैं तुम्हें इस डायन के बारे में एक बार बताया भी था कि ये सुरभि नाम की कोई लड़की नहीं बल्कि एक डायन है, लेकिन तुम मेरी बातों पर यकीन ही नहीं किए थे। तुम्हें लगा था कि ये कोई सपना है, लेकिन देखो तुम्हें पता चल गया ना। वो यक्षिनी मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, तो ठीक है दीदी जी, जैसे आप मेरे साथ पहले रहा करती थी गायब होकर, वैसे मेरे साथ रहा कीजिएगा। जब मेरे आसपास कोई नहीं रहेगा तभी आप अपने शरीर में मेरे सामने आइएगा, वरना अगर कोई गांव वालों ने हमें ऐसे देख लिया तो हमारे बारे में कुछ गलत समझ लेंगे। तब वो भी कहने लगी, ठीक है, तुम जैसे चाहोगे वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तब मैं भी कहने लगा, तो ठीक है, अभी मैं अपने घर जाता हूँ और आप भी गायब हो जाइए। अब मेरी इस बात को सुनकर वो अपनी उंगलियां घुमाई और मेरे सामने ही अदृश्य हो गई। अब मैं भी चलता हुआ उस तालाब के पास पहुंचा और अपनी बाइक को लेकर जंगल से बाहर निकल गया। मैं सीधा अपने घर पहुंचा, खाना खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। तब चाचा जी मुझसे कहने लगे, बेटा तुम कल रात के वक्त उस लकड़ी के घर में नहीं थे और ना ही तुम घर आए थे। कहाँ गए थे कल रात? अब मैं भी उनसे कहने लगा, चाचा जी कल मैं अपने एक दोस्त के घर गया था। अब मेरे इस बात को सुनकर चाचा जी अपने मन में बुड़बुड़ाते वहां से चले गए। फिर मैं वो पूरा दिन उसी कमरे में निकाला और शाम के वक्त अपने बाइक को लेकर लकड़ी के घर में पहुंच गया। और रात के वक्त वो यक्षिनी मुझसे मिलने आई थी, अदिति। वो मुझसे मिलने आई और हम वहीं उसी लकड़ी के घर में बैठा लगभग रात के 11 बजे तक बातें करते रहे। उसके बाद मैं सो गया और वो यक्षिनी भी गायब हो गई। फिर ऐसे ही कुछ दिनों तक चला। वो यक्षिनी कुछ दिनों तक मेरे साथ ही रही। उसके बाद वो अपनी दुनिया में चली गई। इस घटना को घटे पूरे 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कभी कभी वो यक्षिनी मुझसे मिलने आया करती है, अदिति मुझसे मिलने आया करती है और आज भी वो मुझसे अच्छी अच्छी बातें किया करती है।